नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और सेशन पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य। कल वाले सेशन में हमने चर्चा की थी विजयनगर साम्राज्य की, और उसी से जुड़ा हुआ दक्षिण भारत के प्रशासन व्यवस्था की अगर बात करें तो विशेष रूप से दो ही शासन व्यवस्थाएं हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने को मिलती है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो आज दोस्तों बहमनी साम्राज्य के साथ ही जो है हमारा सेशन कंटिन्यू होगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे व्यवहारिक रूप से जो है सभी जितने भी इससे संबंधित तथ्य हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं सेशन आप कंटिन्यू ले रहे हैं और डे 1 से मतलब लेक्चर नंबर 1 से आपने सीरीज को देखा है और उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय होता है जिसमें यदि आप चैप्टर वाइज चैप्टर स्टडी करते हैं तो आपकी प्रत्येक चैप्टर की लिंक जुड़ी रहती है, जिससे आने वाले टॉपिक को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि यदि मैं आपको कहूं, यदि आपने कल वाला सेशन देखा होगा विजयनगर साम्राज्य वाला, कल मतलब कि इससे पहले लेक्चर नंबर 13 जो हुआ था उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यदि आपने विजयनगर साम्राज्य वाला सेशन देखा होगा तो आज बहमनी साम्राज्य को समझने में आपको बहुत ज्यादा सुविधा होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले जो भी मेरे नए दोस्त हैं वो जान ले, बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के लगभग कंप्लीट सब्जेक्ट जो है आपको हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में पिन करवा दिए गए हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है जाइए डिटेल में देखिए, जो सब्जेक्ट चाहिए उस पर क्लिक करते ही आपके सामने लेक्चर टॉपिक वाइज मतलब लेक्चर नंबर 1 से लेकर के एंड तक सारे लेक्चर आपके सामने सीरियल वाइज खुल करके आ जाएंगे, और हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो जुड़ जाइए प्रज्ञान हिंदी के साथ में उसके टेलीग्राम ग्रुप से, जिससे कि सभी प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सके। टॉप 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज के रूप में मैं यहां पर क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें लगभग 3700 समथिंग 3750 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो ये 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस सीरीज के अंतर्गत, और इसके बाद में जैसे ये सीरीज कंप्लीट होती है 5000 प्रश्नों वाली, उसके तुरंत बाद डिटेल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री है ना पढ़ने को मिलेगी कंप्लीटली, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इथिक्स जैसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट जो है, और जनरल हिंदी इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट जो भी आप ऑलमोस्ट सब्जेक्ट आपके जीएस वाले पोर्शन में जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में नोट्स के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई चार्ज दिए पढ़ने को मिलेंगे। इसी पर बस आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अपने सेशन पर। ये सिलेबस आपको फॉलो कर रहे थे, ये सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही थी। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड यूनिट में भी दोस्तों दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक वाला और दिल्ली सल्तनत का विकेंद्रीकरण वाला। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य वाला टॉपिक, जिसमें विजयनगर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, बहमनी साम्राज्य पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। और इसी प्रकार सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज चैप्टर ही सभी क्लासेस आपकी चलेगी, नोट्स के साथ में चलेगी। डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा, रिविजन लगाने में काम आएगा आपको। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस आपका। चलिए बढ़ते हैं, चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की ओर कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बहमनी साम्राज्य का परिचय करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के पतन के क्या रीजन रहे हैं। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में भी कितने प्रशासक रहे हैं, मतलब 1346 से 1518 तक की पूरी कहानी को हम विस्तार से समझेंगे। एक एक जितने भी शासक इसके रहे ना, एक एक शासक पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लास्ट में बहमनी साम्राज्य के पतन के कारणों को समझेंगे, और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट देख रहे हैं उनका भी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो कॉन्टेंट है वो कंप्लीट होगा। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं बहमनी साम्राज्य से। तो दोस्तों ये एक टेबल है, इसको जरा समझ लीजिए आप ध्यान से। सबसे पहले तो मैं इस मैप के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि बहमनी साम्राज्य है का, क्योंकि देखिए यार बहुत सारे स्टूडेंट ना हर लेक्चर में नए नए जुड़ते हैं तो उनको बताना आवश्यक है। दोस्तों ये मैप आप देख पा रहे हैं, मैप देखते ही आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि ये इंडिया का मैप है, लेकिन पूरा इंडिया का नहीं है बल्कि दक्षिण भारत का मैप है ये ना, दक्षिण वाला एरिया है। दक्षिण में उस समय में सिर्फ दो ही शासन व्यवस्थाएं या दो ही शासन हुआ करते थे। एक था विजयनगर जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, और उससे ऊपर था बहमनी साम्राज्य। ठीक है, दो साम्राज्य विशेष रूप से थे और दोनों ही साम्राज्यों में प्रतिद्वंद चलता रहता था। हालांकि ये कहानी हम अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैप में सिर्फ इतना देख लीजिए आप लोग, जो नीचे ग्रीन वाला कलर है वो विजयनगर साम्राज्य, उससे ऊपर जो है ना
डार्क येलो कलर जो दिख रहा है आपको, ये है आपका बहमनी साम्राज्य। चलिए, तो बहमनी साम्राज्य में एक पहले तो आप स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए कि इसमें इसके जो शासक रहे हैं बहमनी साम्राज्य के वो कौन कौन रहे हैं। तो डेट वाइज दिए गए हैं यहां पर, पूरी टेबल आप देख पा रहे हैं। कुल 11 शासकों, 11 तो नहीं बल्कि और 11 से लगभग आई थिंक कि 11 से 11 में 3 और ऐड कर दोगे आप तो आई थिंक 14 शासक इसमें रहे हैं कंप्लीटली। 14 शासकों ने राज्य किया है बहमनी साम्राज्य पर। सबसे पहले अगर स्थापना की बात करें तो बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह का नंबर आता है। अलाउद्दीन बहमन शाह, इन्होंने 1346 में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जो 1346 से 1358 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम आते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम, क्योंकि मोहम्मद शाह आगे भी हुए हैं इसलिए मोहम्मद शाह प्रथम इनको नाम दिया गया है। 1358 से 77 है ना। ये पूरी कहानी आप लोगों को रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ टेबल बनाई है। इन सभी शासकों पर हम आगे चल करके वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो पहले आप टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में क्विक रिवीजन लगाने के लिए ये वाली जो टेबल है आपके काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं बहमन शाह से। सबसे पहले बहमन शाह से। मोहम्मद तुगलक के समय में साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह हो रहे थे। दोस्तों यहां पर जब मोहम्मद बिन तुगलक का जब साम्राज्य था तो उस समय जो उसके प्रांत थे उन प्रांतों में हर लगभग मैक्सिमम प्रांतों में विद्रोह होने लगे थे। वहां के जो सुल्तान या कहें कि वहां के जो नवाब हुआ करते थे वो अपने अपने प्रांतों को स्वतंत्र करवाने का प्रयास कर रहे थे विद्रोह के माध्यम से। तो इसी कारण से वहां के जो नवाब थे वो अपने प्रांतों को स्वतंत्र करवाने में सफल भी हो रहे थे। ऐसे समय में दक्षिण के अमीरों ने इस्माइल के नेतृत्व में एक विद्रोह करके दौलताबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। ध्यान से सुनिएगा कहानी को। अभी क्या हुआ, पूरे साम्राज्य में जो है विद्रोह की आग जल उठी थी। इसमें जो अलग अलग अमीर, मतलब कि उस समय के जो नेता हुआ करते थे, है ना, जो प्रभावशाली थे प्रशासन व्यवस्था में, जिनको अमीर बोला जाता था, तो ये अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र करवाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में दक्षिण भारत में एक एरिया है दौलताबाद। तो दौलताबाद का अमीर जो है था, एक अमीर मतलब मंत्री समझिएगा ना, अमीर बोला जाता था उस समय मंत्रियों को। तो अमीर ने इस्माइल गवा के नेतृत्व में एक विद्रोह किया और दौलताबाद को स्वतंत्र करवा लिया, तो एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। इस्माइल ने 1346 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ध्यान सुनना, कहां से कहानी स्टार्ट हुई? दक्षिण भारत के अमीरों से। उन्होंने इस्माइल के नेतृत्व में विद्रोह करके दौलताबाद को स्वतंत्र करवा लिया। दौलताबाद को स्वतंत्र करवा के वहां कुछ समय शासन किया इस्माइल ने और तुरंत ही जो है अपने एक उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को। पूरा नाम याद रखिएगा, वैसे तो बहमन शाह नाम चलता है लेकिन अलाउद्दीन हसन बहमन शाह पूरा नाम याद रखोगे तो आपको ज्यादा सुविधा होगी। 1346 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाया और ये जो दौलताबाद था उसको सौंप दिया। अब ये जो अलाउद्दीन बहमन शाह था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था, अपने साम्राज्य विस्तार में ज्यादा विश्वास रखता था। आगे कहानी पढ़ते हैं बहमन शाह की। 1346 से 1358 तक इसने शासन किया। यहां पर बहमन शाह शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। इस्माइल ने कोई गलती नहीं की थी बहमन शाह को साम्राज्य देकर के। ये एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ और उसने अपने इस छोटे से दौलताबाद को जो है उसका विस्तार करके उत्तर में गंगा से लेकर के, जी हां, उत्तर में देखिए गंगा नदी है ना, यहां से गंगा नदी निकल जाती है। उत्तर में गंगा से लेकर के दक्षिण में जाएंगे आप तो कृष्णा नदी तक। उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पश्चिम में दौलताबाद, ये पश्चिम में है दौलताबाद, पश्चिम में दौलताबाद से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया। अब सोचिएगा, ये जो मैप आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस मैप में दौलताबाद सिर्फ यहां पर छोटा सा स्थान, छोटी सी जगह हुआ कर, छोटा सा राज्य हुआ करता था दौलताबाद। लेकिन जैसे ही दौलताबाद का प्रशासन बहमन शाह के अंडर में आया, उसने अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया, जिसने इतने विशाल राज्य की स्थापना कर ली। ठीक है, हालांकि फिर उसके बाद में 11 फरवरी 1358 को बहमन शाह की मृत्यु हो जाती है।
बहमन शाह की मृत्यु हो जाती है। तो इसके कार्यकाल में सबसे विशेष कार्य क्या हुआ कि इसको छोटा सा स्थान मिला था, दौलताबाद राज्य मिला था। उसने अपने साम्राज्य का अथक प्रयास करके और काफी विस्तार किया, विशाल विस्तार कर लिया और अपने साम्राज्य को एक विशाल रूप प्रदान किया। उसके बाद में 1358 को इसकी मृत्यु के बाद में मोहम्मद शाह प्रथम के हाथ में यह शासन की गद्दी आ जाती है। मोहम्मद शाह प्रथम ने 1358 से 1377 तक यहां पर शासन किया। बहमन शाह का सबसे बड़ा पुत्र था मोहम्मद शाह। कौन था? सबसे बड़ा पुत्र था मोहम्मद शाह। ठीक है, तो मोहम्मद शाह प्रथम उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसका संपूर्ण शासनकाल विजयनगर से युद्ध करने में बीत गया। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बाद में अंतिम समय तक जो है इनके बीच में युद्ध चलते रहे। ठीक है, तो जो मोहम्मद शाह हुआ बहमन शाह का बड़ा पुत्र, उसको जैसे ही शासन प्राप्त हुआ उसका ने पूरा शासनकाल अपना विजयनगर साम्राज्य से युद्ध करने में ही बिता दिया। इसके काल में बारूद का पहली बार उपयोग किया गया, युद्ध में बारूद का पहली बार उपयोग हुआ और इसकी जो मृत्यु है 1377 में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको जब शासक पढ़ रहे हो ना तो उनको विस्तार से देखिए, कंटेंट बहुत ज्यादा भी हो सकता था लेकिन उतना ही कंटेंट में यहाँ पर आपको लोगों को दे रहा हूं ताकि बहुत जरूरत से ज्यादा कंटेंट इकट्ठा ना हो जाए और जो आवश्यक बातें हैं बस वो आपके सामने आ जाए, क्योंकि बड़ा चढ़ाकर तो लिखने में आप लोग माहिर हो, आप जितना भी चाहो उतना लिख सकते हो, ऐसा नहीं। तो बहमन शाह के साम्राज्य में क्या हुआ, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसलिए वो प्रसिद्ध हुआ, शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। उसके बाद में उसका बड़ा पुत्र आता है मोहम्मद शाह प्रथम। तो मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ दोस्तों, तो उसने अपना पूरा शासनकाल जो है अपने पूरा जीवन विजयनगर से युद्ध करने में निकाल दिया और उसके शासनकाल में ही बारूद का पहली बार प्रयोग हुआ था। यह बात याद रखिएगा, बारूद का युद्ध में पहली बार प्रयोग हुआ। ठीक है, 1377 में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में गद्दी मिलती है मुजाहिद शाह को। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजाहिद शाह गद्दी पर बैठता है। ठीक है, उसने अपने पिता की विजयनगर के विरुद्ध युद्ध की नीति को जारी रखा। ठीक है, जो पिता ने किया वही पुत्र ने किया। मोहम्मद शाह का क्योंकि पूरा जीवन काल विजयनगर से युद्ध करते हुए निकल गया था, तो इस युद्ध नीति को इसके पुत्र मुजाहिद शाह ने भी कंटिन्यू रखा, निरंतर रखा, किंतु युद्ध में सफल नहीं हुआ और राजा से संधि करके गुलबर्गा लौट गया। अब जैसे ही ये राजा से संधि करके विजयनगर राजा से संधि करने के बाद जैसे ही ये गुलबर्गा लौटा, अपनी राजधानी गुलबर्गा है ना, उस समय में बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। तो जब ये विजयनगर से युद्ध कर लड़ने गया तो सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया और असफल होने के बाद में राजा से संधि करके ये अपनी राजधानी गुलबर्गा लौट गया। लेकिन जैसे ही गुलबर्गा लौटा तो बहमनी साम्राज्य के ही जो अमीर लोग थे उन्होंने षड्यंत्र करना चालू कर दिया इसकी मृत्यु को लेकर के, इसको मारने के लिए। तो वहीं पर षड्यंत्र करके गुलबर्गा में ही षड्यंत्रों के माध्यम से इसकी 1378 में इसकी मृत्यु हो जाती है मुजाहिद शाह की। मुजाहिद शाह के बाद में जो शासन की बागडोर है ये मोहम्मद शाह के हाथों में आ जाती है। मोहम्मद शाह के हाथों में, ध्यान से नामों को पर थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही आपको वो टेबल बना करके दी है ना। तो पूरे नाम जो है 11 नाम विशेष रूप से पढ़ने को मिलेंगे, 11 ही नाम अच्छे से पढ़ लीजिएगा वन बाय वन करके। ठीक है, तो मुजाहिद शाह के बाद में मोहम्मद शाह को यह गद्दी प्राप्त होती है। तो अमीरों ने हसन के एक पौत्र, भाई मुजाहिद शाह जो हसन थे, है ना, प्रारंभिक बादशाह, ठीक है, बहमन शाह। तो हसन जो बहमन शाह हसन थे, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अब नाम याद आया, तो यहां हसन यूज किया गया है। ठीक है, बहमन शाह ये समझ लीजिए। तो जो पहले शासक थे बहमनी साम्राज्य के, उनके एक पौत्र थे मोहम्मद शाह। ठीक है, उस पौत्र को सिंहासन पर बिठाया। अब देखिए कड़ी टूट गई है, जो वंशानुगत कड़ी चली आ रही थी मुजाहिद शाह के बाद वो कड़ी टूट चुकी है। अब यहां पर प्रभाव किसका बढ़ने लगा, अमीरों का। अब अमीरों ने क्या किया, मुजाहिद शाह के खिलाफ षड्यंत्र रच के उसको मार डाला 1378 में। उसको मार करके अब बहमनी साम्राज्य का शासन किसको दे दिया, किसके हाथों में सौंप दिया, अमीरों ने यह सौंप दिया जो प्रमुख प्रशासक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, उसका एक पौत्र था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद शाह, उसको शासन दे दिया, जिसने 1378 से 1397 तक शासन किया। वह स्वभाव से शांति प्रिय था। उसके शासनकाल में विजयनगर से शांतिपूर्ण संबंध रहा। अप्रैल 1397 को उसकी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, 1397 को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद शाह को याद रखना इसलिए आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है, दो कारण है। एक तो मोहम्मद शाह वंशानुगत रूप से नहीं आया था, मुजाहिद शाह की मृत्यु के बाद में अमीरों ने उसको गद्दी पर बिठाया, गद्दी दी। इसके अलावा उसने विजयनगर से युद्ध नहीं लड़ा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रशासक नंबर 5 पर। अब प्रशासक का नाम है ताजुद्दीन फिरोज शाह। क्या है? ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो नवंबर 1397 में हसन के पौत्र ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हसन के एक पौत्र ने, ठीक है, तो पहले एक पौत्र का अधिकार था, उसकी मृत्यु के बाद में दूसरे पौत्र ने अधिकार कर लिया। ठीक है, वो ताजुद्दीन फिरोज शाह उसकी ताजुद्दीन फिरोज शाह की उपाधि धारण की। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। अलाउद्दीन हसन बहमनी, जो बहमन थे, उनके पौत्र का नाम जो है ताजुद्दीन फिरोज शाह नहीं था, बल्कि उन्होंने जब सिंहासन पर बैठे तो इन्होंने शासन किया ताजुद्दीन फिरोज शाह के नाम से, इसीलिए शासन को जो है ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासन ही कहेंगे। ठीक है, तो ताजुद्दीन फिरोज शाह की उपाधि धारण की। उसने 1397 से 1422 तक बहमनी साम्राज्य पर राज्य किया। उसने विजयनगर से 3 युद्ध लड़े। कितने? 3 युद्ध लड़े। 2 युद्धों में वो सफल रहा, लेकिन तीसरे युद्ध में उसकी हार हो गई। तीसरे युद्ध में ताजुद्दीन फिरोज शाह की हार हो गई और उसकी पराजय के बाद में 1422 ईस्वी में उसके भाई अहमद ने उसे अपदस्थ कर दिया। जब युद्ध हार करके ये वापस बहमनी लौटे तो पूरे प्रशासन के जो अमीर थे या जो प्रशासन व्यवस्था को जो संभालने वाले, उनके जो अन्य मंत्री थे या जो भी राजघराने के लोग थे, उन्होंने उनको नापसंद किया और उनको पद से हटा करके उनके भाई को शासन व्यवस्था दे दी, जिनका नाम था अहमद। ठीक है, अहमद। ठीक है, याद रखिएगा, अहमद। कब? 1422 में। तो अब बैठेंगे अहमद शाह। अब अहमद शाह बैठेंगे गद्दी पर। लेकिन सुनिएगा, अहमद शाह का शासनकाल 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम, उसने गुलबर्गा को छोड़कर के बीदर को अपनी राजधानी बना दिया। अब देखिएगा, यहां पर राजधानी अभी तक अहमद शाह से पहले तक जो है गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने गुलबर्गा को छोड़ करके बीदर को अपनी राजधानी बना लिया। और दूसरी घटना थी कि दक्षिण दल और विदेशी दल में प्रतिद्वंदिता और ज्यादा बढ़ चुकी थी। दक्षिण दल और विदेशी दल मतलब ये कि बहमनी साम्राज्य में शासन, ये सब कहें कि जो मंत्री थे, जो अमीर लोग थे, जो मंत्री हुआ करते थे, उनमें 2 दल थे। एक दक्षिण दल था जो स्थानीय भारत के लोग थे, जो स्थानीय भारत के अमीर थे, है ना, उनका। और विदेशी दल में विदेशी अमीर शामिल थे। दोनों में प्रतिद्वंदता चालू हो गई थी। तो एक घटना ये थी, दूसरी घटना उसने अपनी राजधानी चेंज की थी। तो ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे बहमनी साम्राज्य में। दरबारी झगड़ों के कारण शासन व्यवस्था में शिथिलता आ गई और 1435 ईस्वी में इसकी भी, अहमद शाह की भी मृत्यु हो जाती है। तो एक एक घटना के लिए सभी को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक एक घटना के लिए सभी को याद रखेंगे आप लोग। चलिए, उसके बाद में अहमद शाह के बाद में शासन व्यवस्था की बागडोर आती है अलाउद्दीन द्वितीय के पास में। अलाउद्दीन द्वितीय के पास अहमद शाह की, अलाउद्दीन द्वितीय क्यों यूज किया गया? अलाउद्दीन, याद कि अलाउद्दीन हसन, है ना, बहमन शाह, याद है ना। तो अलाउद्दीन उनके नाम, प्रमुख जो संस्थापक थे उनका नाम था, इसलिए अलाउद्दीन द्वितीय इनका नाम दिया गया। हालांकि इनका नाम थे, बल्कि उपाधि धारण की थी इन्होंने। बादशाह की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र अलाउद्दीन द्वितीय 1435 से 1454 उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसने संगमेश्वर राजा की पुत्री से बलपूर्वक विवाह कर लिया और अलाउद्दीन ने विजयनगर के विरुद्ध युद्ध किया, बहुत धन लूटा और 1457 में उसकी मृत्यु हो गई। तो अलाउद्दीन द्वितीय जो कि बादशाह का पुत्र था, उसके लिए 2 विशेष घटनाएं। उसने विजयनगर के साथ में युद्ध किया, कई विरुद्ध युद्ध किए और कई युद्ध जीता भी। तो जब विजयनगर युद्ध में जीत हुई उसकी, तो उसने खूब लूटमार की विजयनगर साम्राज्य में, जनता को मतलब एक तरह से नरसंहार भी किया और वहां से लूट भी की। इसकी मृत्यु 1457 में हो जाती है, 1457 में हो जाती है। उसके बाद नाम आता है हुमायूं का। किसका? हुमायूं का। अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका बड़ा पुत्र हुमायूं हुआ, जिसने 1457 से 1461 तक शासन किया। वह बहुत ही अत्याचारी था और लोग उसको जालिम के नाम से पुकारते थे। 1461 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में 90 शासक के रूप में आते हैं निजाम शाह।
कौन? निजाम शाह। हुमायूं के बाद उसका एक अल्पवयस्क पुत्र, अब यहां से घटनाएं और परिवर्तित हो रही है। निजाम शाह जो है हुमायूं का पुत्र था, लेकिन वो अल्पवयस्क था, अभी वयस्क नहीं हुआ था, अल्पवयस्क था। तो उस पुत्र को निजाम शाह 1461 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा दिया, और उसको बैठा करके उसकी देखरेख के लिए प्रमुख जो शासक थे वो तो निजाम शाह को ही बनाया गया, लेकिन इनके पीछे शासन जो चला रहे थे, क्योंकि ये तो अल्पवयस्क थे, तो राजमाता मखदूम जहां ने जो है अब शासन की बागडोर संभाली, और राजमाता की हैसियत से उन्होंने राज करना चालू किया। 1463 में उस बालक सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है, इसका भाई महमूद उत्तराधिकारी हो जाता है। ठीक है, इनके बाद में निजाम शाह के मृत्यु हो जाती है, बालक में ही मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में इसका जो भाई था महमूद, उनका वो उत्तराधिकारी होते हैं और वो शासन की बागडोर संभालते हैं, चूंकि ये भी अल्पवयस्क की थे। तो मोहम्मद शाह तृतीय के नाम से ये गद्दी पर बैठते हैं। महमूद ने मोहम्मद शाह तृतीय की उपाधि धारण की, और शासन का काम जो है प्रसिद्ध मंत्री अपने महमूद गवा को दिया। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, एक तरह से कहे ना तो मोहम्मद शाह तृतीय के समय से ही जो है यहाँ पर बहमनी साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है, जरा ध्यान सुनना। क्या कहा कि महमूद ने मोहम्मद शाह की उपाधि के नाम से शासन किया। कब से कब तक? 1463 से 1482 तक। इसके बाद में उसके शासन में एक बहुत ही काबिल मंत्री थे जिनका नाम था महमूद गवा का पहला कार्य था, उनको कार्य दिया गया कोंकण के हिंदू राजाओं का दमन करना। ठीक है, हिंदू राजाओं का दमन करना पहला कार्य था। उसने कई किले जीत लिए, उसने गोवा को भी जीत लिया, जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे अच्छा बंदरगाह हुआ करता था। उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण विजयनगर पर हुआ। जी हाँ, महमूद गवा का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण विजयनगर पर हुआ, जिसमें विजयनगर के राजा की पराजय हुई और विजेताओं के हाथ अपार लूट का मान लगा। मार्च 1482 को सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। 1482 को सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर आपको एक नाम देखने को मिला, महमूद गवा, जो कि एक विख्यात मंत्री था, या कहें कि एक योद्धा मंत्री था। एक सैनिक के रूप में भी उसने कार्य किया, और कई आक्रमण अपने जीवन काल में उसने किए, और राजा को कई उपलब्धियां हासिल करवाई। साथ ही साथ में जो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी विजयनगर साम्राज्य, बल्कि उसको भी महमूद गवा के नेतृत्व में जीत लिया गया। उसके बाद में अब क्रम स्टार्ट होता है पतन का। सुनिएगा ध्यान से, बहमनी साम्राज्य का पतन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। मोहम्मद शाह तृतीय का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र महमूद शाह हुआ, जिसमें योग्यता तथा चरित्र का बहुत ही अभाव था। एक राजा में योग्यता और चरित्र से उच्चवान है ना, गुणवान होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा उस राज्य का पतन होने में समय नहीं लगता है। जो प्रतिद्वंदी अमीर थे, अभी जब दक्षिण और उत्तरी और दक्षिण जो अमीरों का प्रतिद्वंद चल रहा था, जो अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए थे अमीर लोग, है ना, विदेशी और दक्षिणपंथी, तो इनों में अब विद्रोह जो चल रहा था, जो प्रतिद्वंद चल रहा था, अब वो और ज्यादा तीव्र हो जाता है। अब सभी अमीर क्या कर रहे हैं कि शासन व्यवस्था को छोड़ करके और अपने अपने हितों पर ध्यान दे रहे थे। तो महमूद की सत्ता राजधानी के निकटवर्ती छोटे से प्रदेश तक सीमित रह गई। मतलब महमूद के शासन व्यवस्था के समय, महमूद के प्रशासन के समय में जो विजयनगर साम्राज्य बहुत ज्यादा फैला हुआ था, जिसने अब तक जो है बहमनी साम्राज्य बहुत ज्यादा फैला हुआ था, जो लगभग विजयनगर साम्राज्य को भी जीत चुका था। अब लगभग पूरे दक्षिण भारत पर उसका ही कब्जा था। लेकिन जैसे ही अमीरों में जो विद्रोह होने लगा अमीरों का, तो फिर से उस साम्राज्य का खंडन होना चालू हो गया, बिखरना चालू हो गया। और आते आते महमूद शाह के शासनकाल तक वो पूरा सिर्फ उसकी राजधानी मात्र बची, बाकी सारे राज्य स्वतंत्र हो गए वापस। महमूद की मृत्यु के बाद एक 3 सुल्तान हुए, सबके सब जो है एक तरह से कहें कि अयोग्य शासक ही माने गए हैं। अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला शाह हुआ। 1527 में उसकी मृत्यु के साथ बहमनी राज्य का भी अंत हो गया, और वहां 5 राज्य उठ खड़े हुए। 5 राज्य, पूरे बहमनी साम्राज्य जब बिखरा तो वो 5 राज्यों में बिखरा। बहमनी साम्राज्य का अंत हुआ, 5 राज्य उसके स्थान पर हुए। एक हुआ बीजापुर से आदिल शाही राज्य,
पांचों का नाम याद रखिएगा। बीजापुर जो वहां का राज्य था, बीजापुर से आदिलशाही राज्य बना, अहमदनगर से निजामशाही राज्य बना, बरार से जो है इमाद शाही राज्य बना, गोलकुंडा से कुतुब शाही राज्य बना और बीदर से वरीद शाही राज्य बना। तो इस तरह से पूरे बहमनी साम्राज्य का अंत होते हुए उसमें वो 5 राज्यों में बटा और पांचों राज्य ये इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके पतन के कारण की, कि इसके पीछे पतन के रीजन क्या थे, तो सबसे बड़ी बात तो थी आंतरिक दुर्बलता। आंतरिक दुर्बलता, आंतरिक दुर्बलता हमें जो है अंतिम शासकों के दौर में देखने को मिली। और जब से जो अमीरों में विद्रोह हुआ, विद्रोह की जो दरारें शुरू हुई, तो उस समय भी उस समय के तत्कालीन शासकों ने प्रयास नहीं किया कि अमीरों में जो द्वेष चल रहा है, जो प्रतिद्वंदिता चल रही है, उसको समाप्त किया जाए। नहीं किया प्रयास, राजाओं के द्वारा प्रयास ना करने के कारण अमीरों के बीच में जो विद्रोह चल रहा था वो और धीरे धीरे बढ़ता चला गया और वो अंतिम रूप से पूरे बहमनी साम्राज्य को पूरे बहमनी साम्राज्य के लिए ही एक बड़ी असफलता का कारण बना या उसके पतन का बड़ा कारण बना। राज्य में विभिन्न संप्रदाय पैदा होने लगे थे, विदेशी तथा दक्षिण अमीरों में संघर्ष चल रहा था, तुर्क मुगलों से, अफगान तुर्कों से आपस में घृणा कर रहे थे, इससे शासन व्यवस्था बिगड़ने लगी और राज्य जो है पतन की ओर जाने लगा। इसके अलावा महमूद गवा की हत्या, जो कि एक योग्य मंत्री हुआ करता था, महमूद गवा, जिसके नेतृत्व में बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य पर जीत हासिल की थी, उसकी हत्या करवा दी मोहम्मद शाह ने। उसी मोहम्मद शाह ने जिसको महमूद गवा ने विजयनगर साम्राज्य जीत करके दिया और ऐसे कई राज्य जीत करके दिए, उसी मोहम्मद शाह ने महमूद गवा अपने मंत्री की हत्या करवा दी। महमूद शाह तृतीय ने अपने योग्य मंत्री को मरवा डाला। महमूद गवा अपनी योग्यता से ही साम्राज्य को संगठित और सुव्यवस्थित करके रख रहा था। उसके मरते ही राज्य का पतन होना आरंभ हो गया। प्रांतीय गवर्नरों ने विद्रोह करके अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र करवा लिया। इसके अलावा अयोग्य उत्तराधिकारी, तो मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु के बाद में जितने भी उत्तराधिकारी आए सबके सब अयोग्य सिद्ध हुए। महमूद शाह जब गद्दी पर बैठा तो कहा गया कि वो मूर्ख और आचरण से भ्रष्ट व्यक्ति था। वह गायक और नर्तकों के बीच में ही फंसा रहता था, अय्यासी में। इसका राज्य पर खराब प्रभाव पड़ा और राज्य पतन की ओर चलने लगा। वहीं अमीर बरीद का प्रभाव महमूद शाह की मृत्यु के बाद बारी बारी से 3 सम्राट गद्दी पर बैठे। वास्तविक सत्ता मंत्री बरीद के हाथ में आ गई ना, मंत्री बरीद के हाथ में आ गई। उसने अंतिम सुल्तान का अंत कर दिया और स्वयं वहां का स्वतंत्र शासक बन बैठा। अब चूंकि राजनीति है, राजनीति में ना कुछ सही होता है ना गलत होता है, जो नीति चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है। तो इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो हमने जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना से लेकर के उसके पतन तक के संपूर्ण जितने शासक हुए सभी पर वन बाय वन करके चर्चा की है। उम्मीद करता हूं सेशन आप लोगों को कंप्लीट समझ आया होगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और एग्जाम के टाइम पे रिवीजन लगाने में आपके काम आएगी। इसके अलावा लेक्चर नंबर 15 में मतलब कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे तैमूर का आक्रमण या उसका प्रभाव। जी हाँ, है ना, तैमूर का आक्रमण किस प्रकार से हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय प्रत्येक क्षेत्र पर कुल मिलाकर के, तो इन सब पर हम कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मिलेंगे अगले सेशन में। जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी गई है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको प्रोवाइड की गई है। यदि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में फ्री क्लासेस के रूप में, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दोनों ग्रुपों को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सेशन की लिंक आपको मिलती रहे, नोट्स आपको मिलते रहे, डेली जो भी अपडेट होती है क्लासेस को लेकर के वो सब आपको ग्रुप पर मिल जाती है। इसलिए वो ग्रुप को ज्वाइन करना कंपलसरी है। ठीक है ना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, दो में से किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।